सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम विलायक विलयन की सांद्रता और के बारे में, इसके प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं और इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, विषय वस्तु है, वह विलयन है। इसे सॉल्यूशन भी अंग्रेजी में बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परस्पर मिश्रण से जो समान मिश्रण प्राप्त होता है उसे विलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी, नींबू और पानी के मिश्रण से प्राप्त शरबत। विलयन कई तरह से प्राप्त हो सकते हैं। विलयनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे पहला ठोस का द्रव्य विलयन। उदाहरण चीनी या नमक का जल में विलयन, फिटकरी का जल में विलयन इत्यादि। मतलब इसमें जो है ठोस पदार्थ को द्रव में मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं, तो यह ठोस का द्रव में विलयन होगा। ठोस का गैस में विलयन, जैसे कपूर को खुला रखने पर यह वाष्पित होता है और इसके कण वायु के साथ मिलकर विलयन बनाते हैं, तो यह ठोस का गैस में विलयन वाला विलयन हुआ। ठोस का ठोस में विलयन, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुएं होती हैं। द्रव का गैस में विलयन, जल को गर्म करने पर वाष्प का गैस में मिलना, वायु की आर्द्रता व अवशोषण आदि इसके उदाहरण हैं। द्रव का द्रव में विलयन, एल्कोहल व जल का विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में विलयन, दूध का जल में विलयन आदि इसके उदाहरण हैं। द्रव का ठोस में विलयन, जैसे जेली, स्टार्च, प्रोटीन, साल आदि इसके उदाहरण हैं। गैस का द्रव में विलयन, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैसों को जल में विलयन, बादल, कुराद इसके उदाहरण हैं। गैस का गैस में विलयन, वायु इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने गैस में मिलाकर जो बनता है। गैसों का ठोस में विलयन, गैस पदार्थ ठोस में मिल जाता है, तो इस तरह के विलयन को गैसों का ठोस में विलयन, इसका उदाहरण धुआं है। अब हम जानेंगे विलय और विलायक के बारे में। सोल्यूट एंड सोल्वेंट, विलय को सोल्यूट बोलते हैं और विलायक को सोल्वेंट। इस विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में रहती है उसे विलायक कहे जाते हैं, एवं जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहती हैं उन्हें विलय कहते हैं। जैसे अगर हम चीनी को पानी में मिलाकर कोई विलयन तैयार करे तो चीनी कम मात्रा में रहेगी, तो इसे विलय कहेंगे, और पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगी तो इसे विलायक कहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण विलायक तथा उनके विलय पदार्थ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे विलायक के रूप में जल है, तो इसमें जो विलय पदार्थ होते हैं वह हो सकते हैं नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा जिसको CuSO4 बोलते हैं,
फॉस्फोरस सल्फेट Fe2SO4 एवं एल्कोहल। अगर एसीटोन विलायक के रूप में है तो इसमें वार्निश, कार्डाइड, क्लोडियन, रेयान, सेल्यूलोज, कृत्रिम रेशा आदि विलायक के रूप में, विलय पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। उसी तरह अगर हमारा एल्कोहल अगर विलायक है तो इसमें अल्कोहल विलायक हो तो इसमें वार्निश, पॉलिश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन इत्यादि विलय पदार्थ के रूप में काम कर सकता है। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा विलायक है तो इसमें तेल, वसा, घी, मोम आदि को मिलाया जा सकता है विलय के रूप में। अगर ईथर हमारा विलायक है तो इसमें चर्बी, मोम और तेल को विलय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर नैप्था हमारा विलायक है तो इसमें रबर को विलय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तारपीन के तेल अगर है तो उसमें पेंट व रेजिन को विलय पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर कार्बन डाइसल्फाइड हमारा विलायक है तो इसमें गंधक और फास्फोरस आदि विलय के रूप में मिलाए जा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि विलय की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित विलय तथा विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है तो उसे विलयन उसे तनु विलयन कहा जाता है। और यदि विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। कहने का मतलब है अगर कोई विलयन बना रहे हैं और उसमें जो विलायक की मात्रा विलायक की मात्रा अधिक है तो उसे तनु विलयन कहेंगे। अगर विलय की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे सांद्र विलयन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल को लिख ले तल्लु विलयन के रूप में। अगर हम ज़्यादा पानी में अगर थोड़ा सा नमक मिला दे तो वह क्या हो जाएगा, वह तनु विलयन होगा। और उसी तरह अगर नमक पर हम पानी मिला दे, नमक के ढेर में अगर थोड़ा पानी मिला दे तो वह सांद्र विलयन हो जाएगा। अब हम देखते हैं विलयन की सांद्रता जो है वह किस प्रकार से उसका डिवीजन माने उसको बांटा गया है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको रासायनिक रूप से किस प्रकार से परिभाषित किया गया है वो सब हम देखेंगे। जैसे पहला है हमारा मोललता, जिसको मोलैलिटी बोलते हैं। किसी विलयन की मोललता विलय पदार्थ के उन मोलों की संख्या है जो विलायक के 1000 ग्राम में विद्यमान हो। अतः किसी विलय के 1 मोल को लेकर यदि हम उसे 1000 ग्राम विलायक में घोले तो बना हुआ विलयन मोलल विलयन कहलाता है और विलयन की मोललता 1 कहलाती है। दूसरा मोलरता, मोलरिटी, विलय की मोलों की संख्या जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित है उसे विलयन की मोलैरिटी कहते हैं और इसे कैपिटल M के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि विलय के 1 मोल को लेकर 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो उस विलयन की मोलैरिटी 1 होगी। तीसरा हमारा है नॉर्मैलिटी या नॉर्मलता। आयनात्मक अनुमापनों में विलयन की सांद्रता को हम ज़्यादातर नॉर्मलता के रूप में प्रकट करते हैं। किसी विलयन की नॉर्मलता से यह प्रकट होता है कि उस विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ के कितने ग्राम तुल्यांक भार घुले हुए हैं। यदि तुल्यांकी भार को ग्रामों में प्रकट किया जाए तो उसे ग्राम तुल्यांकी भार अथवा ग्राम तुल्यांक कहा जाता है।
परासरण एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अणुओं का तन्नु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करे तो उसे परासरण कहते हैं। परासरण दाब एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अणुओं के विलयन में बहाव को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाला बल परासरण दाब कहलाता है। वांट हाफ गुणक किसी पदार्थ के विलयन के किसी अणु संख्या गुण के प्रेक्षित मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं और इसे आई के द्वारा व्यक्त करते हैं। आई बराबर अनुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान बट्टा अनुसंख्य गुण का सामान्य मान। संतृप्त विलयन यदि किसी निश्चित ताप पर बनाए गए विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिक मात्रा घुली हुई हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसी तरह एक असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यदि कोई विलयन को एक निश्चित ताप पर बनाया जाए जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उसी ताप पर धुलाई जा सकती हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन सुपर सॉल्यूशन किसी संतृप्त विलयन जिनमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम विलयनों के कुछ उपयोग को देखते हैं। इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी होता है, जैसे कार्बन यौगिक एथिल एसीटेट का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में विलायक के रूप में किया जाता है। एल्कोहल के भिन्न प्रकार के सुगंधित इत्र बनाने में बेंजीन तेल वसा व रबर का अच्छा विलायक है, इसलिए इसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। बेंजीन व पेट्रोल का प्रयोग निर्जल धुलाई ड्राई क्लीनिंग के रूप में किया जाता है। रबर का नैप्था जिसका उपयोग साइकिल आदि के पंक्चर जोड़ने में किया जाता है। कार्बन यौगिक एथिल एसीटेट का औद्योगिक क्षेत्र में विलायक के रूप में किया जाता है। ये सब कुछ इसके विलायकों के उपयोग थे। और हम थोड़ा ये तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। निलंबन जिसको सस्पेंशन बोलते हैं, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन के में ये सभी विलयन की तरह दिखते हैं लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ये मतलब एक प्रकार का ये सभी मिश्रण ही होते हैं, जैसे सस्पेंशन भी एक प्रकार का मिक्सचर है, कोलाइडल भी एक प्रकार का मिक्सचर है और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है जिसको विलयन हम कहते हैं वो भी एक प्रकार का मिक्सचर है और इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इस प्रकार से हम इस अंतर को तुलनात्मक रूप से देखेंगे। तो सब हम अगर प्रकृति के बारे में जानकारी लें इन तीनों का, तो जो निलंबन जो होता है सस्पेंशन वह विषमांग होता है, कोलाइडिस विलयन जो होता है वह विषमांग होता है, जबकि वास्तविक विलयन समांग होता है। आकार अगर देखें कण तो जो निलंबन सस्पेंशन में जो होता है उसमें कणों का व्यास 10⁻⁻5 सेमी से अधिक होता है, जबकि कोलाइडल में जो होता है कणों का व्यास 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 cm के बीच में होता है और वास्तविक विलयन में कणों का व्यास 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। अगर दृश्यता देखें तो निलंबनों का दृश्यता जो है माने उसको हम लोग जो है सूक्ष्मदर्शी या नग्न आंखों से कण को देख सकते हैं निलंबन में, जबकि कोलाइडल में हम इसके कण को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। और जो वास्तविक विलयन है
उसमें हम इसके कण को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। और जो छानने की प्रक्रिया, जो निलंबन है वह साधारण छन्ना पत्र के भी आर पार नहीं जा सकते हैं, जबकि कोलाइडल जो है ये साधारण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, किंतु जानवरों की झिल्ली से छाने जा सकते हैं, और जो वास्तविक विलयन है इन्हें छाना नहीं जा सकता है। और परासरणी दाब को देखें तो निलंबन का उच्च होता है, कोलाइडल का निम्न होता है, और जो वास्तविक विलयन है उनका भी उच्च होता है। तो ये थे हमारा निलंबन, कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेरण, जिसको कैटेलिसिस या कैटेलिस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। उत्प्रेरण, कैटेलाइसिस, उत्प्रेरण। तो बर्जिलियस ने 1835 ईस्वी में देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं तथा उनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ जाता है, परंतु रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थों की स्वयं की संरचना या गुणधर्म अप्रभावित रहते हैं। ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट तथा इस प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरण, कैटेलिसिस कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो इससे धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस निकलती है। उत्प्रेरक की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक सामान्यतः विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। जब उत्प्रेरक व अभिभारक समान प्रावस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। अब हम लोग कुछ उत्प्रेरक देखेंगे और उनका उपयोग देखेंगे, मतलब कुछ कैटेलिस्ट है जिसका कहाँ पर उपयोग होता है रासायनिक प्रक्रिया को मतलब बढ़ाने के लिए। तो अब देखते हैं उसका उद्योग में जनरली इसका उपयोग होता है कैटेलिस्ट का, उत्प्रेरक का। तो देख ले, जैसे निकिल हो गया, इसका उपयोग जो है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। लोहे का चूर्ण हो गया, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लैटिनियम चूर्ण हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। गर्म एल्यूमिना हो गया, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। पेप्सिन एंजाइम होगा, अमाशय में कीटोन की पेप्टाइड में अवघटित करने में। इरेप्सिन एंजाइम, ये आंतों में प्रोटॉन को एमिनो अम्ल में विघटित करने में। उसी तरह फाइलियम एंजाइम जो उत्प्रेरक है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में। जाइमेस एंजाइम, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में। डाइस्टेस एंजाइम, स्टार्च से माल्टोस को बनाने में। माइकोडमी एसिटी, गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में। इन्वर्टेज एंजाइम, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनाने में। इसी तरह से माइकोडमी एसिटी, गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में। इन्वर्टेज एंजाइम, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनाने में। लैक्टिक बैसिली,
दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में। तो ये सब कुछ उत्प्रेरक थे जिसका रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग होता है विभिन्न प्रकार से। अब हम लोग देखते हैं पिष्ट रसायन किसे। इसमें कुछ टर्म सब है, सब माने कुछ टर्म है, उसको हम लोग विषय वस्तु के रूप में देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे सतह, दो पदार्थों को पृथक करने वाली सीमा रेखा को सतह कहते हैं। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, किसी पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ का एकत्रित होना अधिशोषण कहलाती है। भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल हो, वह भौतिक अधिशोषण कहलाते हैं। रासायनिक अधिशोषण, जिसमें अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध हो, तो ये रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से अधिशोषण में वृद्धि होती है। उसी तरह कोलाइडल, किसी पदार्थ के विभाजन में एक अवस्था जिसके कुछ अणुओं के समूह के रूप में जिनका आकार 5 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच का हो, वैसे पदार्थ कोलाइड कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: उत्क्रमणीय कोलाइड, अनुत्क्रमणीय कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड और बृहत आणविक कोलाइड। उत्क्रमणीय कोलाइड जो अवक्षेपित होने के बाद हिलाने पर पुनः कोलाइडी विलयन बना ले। अनुत्क्रमणीय कोलाइड जो अवक्षेपित होने के बाद हिलाने पर पुनः कोलाइडी विलयन न बना सके। बहुआण्विक कोलाइड, जिसके कण अणुओं के छोटे छोटे झुंड के रूप में रहते हों। बृहत आणविक कोलाइड, जिसके कण अकेले बृहत अणु के रूप में हो। अब कोलाइडों के कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स को देखते हैं। कोलाइडों के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। कोलाइड कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इसकी यह गति ब्राउनियन कहलाती है, ब्राउनियन मूवमेंट कहलाती है। यह गतिहीन विलयनों के स्थायित्व के लिए उत्तरदायित्व तो होती हैं। कोलाइडी सौल विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कोलाइड प्रायः अर्धपारदर्शी या अपारदर्शी होता है। इसके कणों का आकार 10⁻⁷ cm से 10⁻⁵ cm के बीच में होता है। इन्हें शांत छोड़ देने पर ये नीचे बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी कण होते हैं। और इसी में एक टिंडल प्रभाव होता है, इसको देख लेते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णन द्वारा फैलाते हैं और उनका मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, आकाश का नीला रंग टिंडल प्रभाव के कारण होता है, या किसी डार्क रूम में किसी छोटे छिद्र के द्वारा प्रकाश का जो रास्ता दिखता है वह भी टिंडल इफेक्ट के कारण ही दिखता है। कोलाइडी विलयनों का अपक्षेपित होना स्कंदन होता है। गोल्ड नंबर, कोलाइडों के अस्तित्व का माप अर्थात पदार्थ के मिलीग्राम में मात्रा जो गोल्ड कोलाइड के 10 मिलीलीटर का NaCl के 1 मिलीलीटर द्वारा स्कंदन को रोक सके। पायस, एक द्रव का नन्ही बूंदों के रूप में दूसरे द्रव में कोलाइडी विलयन पायस कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, तेल में जल और जल में तेल। साबुन व अपमार्जकों की अपमार्जन क्रिया, पायसीकरण द्वारा सतह से चिकनाई व मैल हटाया जाता है। विपायसीकरण, पायसों के अवयवों का भिन्न भिन्न सतहों से पृथक होना। मिसेल, कोलाइड जिनके सांद्र विलयन में यौगिक के कण अणुओं के झुंड के रूप में होते हैं। जेल, ऐसा कोलाइड जिसमें वितरण माध्यम ठोस हो और वितरित प्रावस्था के रूप में द्रव हो। उत्प्रेरण, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेकर पुनः उत्पन्न होता है। इससे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है, वह अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। समांग उत्प्रेरक, जब उत्प्रेरक व क्रियाधारकों की प्रावस्था एक ही हो
तो वह समांग उत्प्रेरक कहलाता है। विषमांग उत्प्रेरण, जब उत्प्रेरक की प्रावस्था क्रियाधारकों की प्रावस्था से भिन्न हो तो ये विषमांग उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो आज के विषय वस्तु को यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर अगले कक्षा में हम नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।